वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, बहुत दिन से क्लास 12th का हमारा ये एनसीईआरटी का चैप्टर पेंडिंग में पड़ा हुआ था। उसका रीजन ये है क्योंकि ये चैप्टर लेंदी है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। इस चैप्टर को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी। उसका रीजन ये है कि इस चैप्टर में भरपूर कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं कहूँ कि क्लास 12th का सबसे टफ चैप्टर ये है तो ये बात गलत नहीं है। सबसे ज्यादा टफ चैप्टर यही है। अधिकतर बच्चे हैं जिनको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, और एक बार आता है तो जाता नहीं है, लेकिन ये आता ही नहीं है जल्दी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, टॉपिक वाइज चीजों को समझना है। एनसीईआरटी से आप पढ़ के इस चैप्टर को बच्चे नहीं समझ सकते, क्योंकि ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जब तक आपको सामने कोई बताएगा नहीं तब तक कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे नहीं। हर एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में कवर होगी। नोट्स बहुत ही अच्छी रहेंगी। एनसीईआरटी की सिंगल लाइन नहीं छूटेगी। बस आपको करना क्या है, आपको अपना कॉपी पेन लेना है और अच्छी तरीके से वीडियो लेक्चर को देखना है। हर एक टॉपिक को कवर करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया इसी चैप्टर के लिए। एक बच्चा है जो कि लगातार कमेंट कर रहा था, और बहुत सारे बच्चों ने मैंने देखा कि कमेंट जो आ रही है वो इस चैप्टर के ऊपर आ रही है कि चैप्टर 6 बनाइए सर, चैप्टर 6 बनाइए। ठीक है, तो हाँ, लेट हुआ, इस बात को तो मैं मानता हूँ, काफी ज्यादा लेट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिए हैं। तो हर एक चैप्टर को जैसे हम पढ़ते हैं टॉपिक वाइज, वैसे भी हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं आणविक जैविकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या हम इसको बोलते हैं जेनेटिक्स सेकंड। हमने जेनेटिक्स फर्स्ट में क्या पढ़ा, मेंडेलिज्म पढ़ा, जहां पर हमने बहुत सारी चीजें देखी। वो भी चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी था, काफी ज्यादा टाइम लिया हमारा। और ये जो सेकंड चैप्टर है, जेनेटिक्स का पार्ट सेकंड कहा जाता है, जहां पर हम डीएनए वगैरह के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं कि ये जैविक जो आणविक जैविकी है, इसमें हम पढ़ते क्या है, तो इसमें हम पढ़ते हैं वृहद अणुओं के बारे में। वृहद अणु सर क्या होते हैं? वृहद अणु जब आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा होगा क्लास 11th में, तब आपको दो तरीके के अणु बताए गए होंगे। एक तो सरल अणु होता है, एक तो वृहद मतलब बड़े अणु होते हैं। वृहद अणु में कौन कौन से आते हैं? डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया और आरएनए हो गया। ये सब किसमें आते हैं? वृहद अणु में आ जाते हैं। अच्छा, वृहद अणुओं में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है यहाँ पर रिप्लिकेशन के बारे में, संश्लेषण के बारे में मतलब सिंथेसिस के बारे में, रेगुलेशन के बारे में मतलब नियमन के बारे में। ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। हर एक टॉपिक का एक वीडियो होगा बच्चे, साधारण चीजें नहीं है। यहाँ पर हम कुछ संश्लेषण के बारे में नहीं जान सकते पूरा। जब हम संश्लेषण पढ़ेंगे तो शायद ये एक या दो वीडियो में कवर हो। जब हम रेगुलेशन पढ़ेंगे तो शायद ये एक दो वीडियो में कवर हो। ये ऐसे ऐसे टॉपिक है ना जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और भरपूर कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि हम इसमें स्टडी करने वाले हैं वृहद अणुओं की, जिसमें आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर हम सिंथेसिस हो गया, नियमन हो गया और द्विगुणन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई। अब बात आती है न्यूक्लिक अम्ल की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल होते क्या हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। किसके होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में बता दिया जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात कहूं कि न्यूक्लिक अम्ल को सर्वप्रथम देखा किसने था, यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर्वप्रथम इसको देखा किसने था, तो देखा था फ्रेडरिक मीसर ने। ठीक है, लेकिन इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज एक अलग साइंटिस्ट ने की थी, जिसको हम बोलते हैं अल्टमान। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्टमान। तो यहाँ पर दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इतनी सारी चीजें समझ में आई। अब देखिए, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अगर मैं इनके फुल फॉर्म की बच्चा बात करता हूं तो डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए को हम क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, मतलब ये डीएनए या आरएनए हो गया, ये रहते कहां पर हैं? ये अगर मैं किसी एक सेल को बनाता हूं, सपोज दैट मैंने ये एक सेल को बनाया। सेल का एक क्या होता है? सेल का एक केंद्रक होता है। इसको मैंने क्या कहा? इसको मैंने केंद्रक कहा। ठीक है, इसको मैंने केंद्रक कहा। और ये जो मैंने सेल बनाई है, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने सेल मेम्ब्रेन कहा। ठीक है, ये सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन आपको पता है सेल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या हो गई भाई? सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब देखिए, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं केंद्रक में। ये केंद्रक पर पाए जाते हैं। ये सपोज दैट यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आए। ठीक, ये मैंने यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल सपोज दैट, या तो मैं कहूँ डीएनए को मैंने केंद्र के अंदर बना दिया। अब देखिए, आपको पता है सेंटर, ये जो सेंटर का पार्ट है मतलब जो केंद्रक है, ये करता क्या है?
ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। सेल में कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, सेल में कौन सी रिएक्शन होगी, ये कंट्रोल करता है केंद्रक। लेकिन केंद्रक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, मतलब यहाँ पर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं जो कि ये पूरे केंद्रक को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर एक गाड़ी है तो गाड़ी का जो इंजन होता है वो पूरे गाड़ी को कंट्रोल करता है। पूरे गाड़ी का जो मेन पावर पॉइंट है वो इंजन है। अगर इंजन हटा देंगे तो गाड़ी बेकार, ठीक है। तो लेकिन अगर बात करते हैं इंजन के पार्ट की, तब हम बात करेंगे डीएनए या आरएनए की। हमने अभी तक केंद्रक देखा था कि केंद्रक क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, पूरी सेल की रिएक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन केंद्रक में क्या होता है जो इसको पूरा काम करवाता रहता है, तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल रहते हैं, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। ये बहुत ही डिटेल में हमें पढ़ना है कि डीएनए केंद्रक के अंदर कैसे गया, डीएनए की लंबाई क्या होती है, डीएनए है क्या, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। अब तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं केवल इस चैप्टर का कि हम पढ़ने वाले क्या हैं, ठीक है। ये समझ में आया क्या? तो अब हम बात करते हैं कि डीएनए व आरएनए तो होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होता है। मतलब हमारे मम्मी पापा से हमारे अंदर आया क्या, डीएनए आया, न कि आरएनए। तो अच्छा, ये हमेशा होता है क्या? नहीं। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं विषाणुओं की, तो विषाणुओं में ये जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं पाया जाता है। विषाणुओं में आरएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। बाकी विषाणुओं को अगर छोड़ दिया जाए, मतलब वायरसेस अगर को छोड़ दिया जाए, तो सभी में जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, सभी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज हमें क्या देखनी है, अब हमें देखना है कुछ हम जानकारी लेना चाहते हैं, या तो कहें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेल के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। लेकिन डीएनए की लंबाई करीब करीब 2 मीटर तक होती है। और अगर मैं बात करता हूं सेल की, तो आपको पता ही है कि सेल कितना छोटी होती है, लेकिन ये इतनी छोटी सेल के अंदर ये डीएनए कैसे रह रहा है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग, जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि डीएनए जो कि इतना लंबा है, करीब 2 मीटर लंबा होता है, वो इतनी छोटी सी माइक्रो वाली सेल में कैसे रह सकता है। तो ये पैकेजिंग कर लेता है, अपने आप को छोटा कर लेता है। अब ये पैकेजिंग कैसे करता है, इसका एक अलग लेक्चर आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ये पैकेजिंग करके क्या हो जाता है, सर्पिलाकार कुंडलित धागों जैसी संरचना बन जाती है और ये सेल के अंदर केंद्रक में सेट हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं एक सेल की, जो कि मैंने ये यहाँ पर एक सेल बना दी, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर मैंने केंद्रक बनाया। मैंने क्या कहा, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। लेकिन क्या सेल के अंदर और कोई ऑर्गन है जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है? सेल के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अब बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, लाइसोजाइम वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सेल के अंदर रहती है। लेकिन हम बात करते हैं क्या केंद्रक के अलावा भी सेल के अंदर कहीं डीएनए हो सकता है? तो बिल्कुल डीएनए हो सकता है। 2 ऐसे ऑर्गन हैं जिनके अंदर सेल्फ का डीएनए पाया जाता है, या मैं कह सकता हूं कि उनका खुद का डीएनए रहता है। वो केंद्रक के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कि केंद्रक के ऊपर एक भी डिपेंड नहीं है, पूरी तरीके से केंद्रक के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। अब वो कौन कौन से ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और हरित लवक हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पाया जाता है और हरित लवक किस पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट किस पर पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। इन दोनों के अंदर सेल्फ का डीएनए रहता है। इसीलिए जब सेल डिवीजन होता है तो इनके सेल में मतलब डीएनए में भी डिवीजन होता है और ये अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, मतलब ये अपने आप को द्विगुणित करते हैं। ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि डीएनए बना किससे होता है। जैसे हम कहते हैं कि बॉडी द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम बात करते हैं जो सेल है वो यूनिट है लाइफ की। अगर हम बात करते हैं तो हमारे अंदर ढेर सारे सेल हैं जो कि क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। पहले टिश्यू बनता है फिर ऑर्गन बनता है। तो वैसे ही अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो इनकी यूनिट है। मतलब मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करती है डीएनए की लंबाई। क्यों? अगर सपोज दैट आपको दीवार खड़ी करना है तो आपने ईंट लिए। अब दीवार के लिए यूनिट क्या है, ईंट है।
अगर आपके पास ईंट ही नहीं है तो क्या दीवार लंबी हो सकती है? जितनी ज्यादा ईंटें आप लगाएंगे उतनी ही ज्यादा दीवार लंबी हो जाएगी। वैसा ही ठीक यहाँ पर है, डीएनए में आप जितनी इकाइयां न्यूक्लियोटाइड के जोड़ते चले जाएंगे उतना ही लंबा डीएनए होता चला जाएगा। ये साफ सी बात है जो कि मैंने सामने लिखा भी, बहुत ही शानदार मेरे नोट्स बनाई है, इसमें वक्त लगा है। आप ऐसे ही एज इट नोट्स ले लेंगे, एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं छूटेगा। अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी कवर होंगे, नीट एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन कवर होंगे, कोई सिंगल पॉइंट नहीं छूटने वाला। बस आपको करना क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से टॉपिक को पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ढेर सारे एमसीक्यू लगाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी पर दे रखा है। ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं ये एनसीईआरटी पर है, ये एक डाटा है, आपको ऐसे ही रट लेना है। अगर मैं बात करता हूं जीवाणु भोजी की, ये क्या है, यहाँ पर लैम्डा इंटू 174 है, तो इनमें कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड का ये बना होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जीवाणु भोजी लैम्डा की, केवल लैम्डा की, तो ये क्या होता है, ये 48,502 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये सारे वैल्यू आपको याद होने चाहिए, ये वैल्यू नीट में भी पूछे जाते हैं, ये अदर एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, तो आपको एनसीईआरटी पर लिखी हुई हर एक लाइन को याद रखना है। ये मेरी पहली बात है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ई कोलाई की, तो ये तो आपके जुबान में रटी रहनी चाहिए चीजें कि ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर पाए जाते हैं, और ह्यूमंस में 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर पाए जाते हैं। ये जो डाटा है आपको एज इट बच्चा रटा रहना चाहिए। यहाँ पर एनटी का मतलब है न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पर बीपी का मतलब है बेस पेयर। समझ में आया क्या? अपनी अपनी नोट्स में जरूर लिख लें। अब यहाँ पर दो वर्ड देखने के लिए मिलते हैं, दो टर्म देखने के लिए मिलती है। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि बेस पेयर क्या होते हैं, और दूसरा एक नया है जीनोम के बारे में हम थोड़ी सी कुछ चीजें देखने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे बेस पेयर क्या होते हैं। तो देखिए बेस पेयर सिंपल सा मतलब है भाई जो न्यूक्लियोटाइड का युग्मक है। न्यूक्लियोटाइड मतलब कहीं ना कहीं दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर बेस पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, दो चीजें हो रही होंगी। पेयर का मतलब होता है जैसे सपोज दैट मेरे पास 2 पिन होते तो मैं कह देता ये 2 पिन के पेयर हो गए। वैसे ही न्यूक्लियोटाइड के ये पेयर होते हैं बेस पेयर, इनको हम बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं बच्चा, उनके बारे में हम अलग वीडियो में देखेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन है, मैंने कई बार आपको बताया। घबराने वाली बात नहीं है, चैप्टर की हर एक चीज समझ में आएगी, कोई चीजें नहीं छूटने वाली। बस आपको मैंने बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ बच्चा कि आपको समझना है, इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, न्यूक्लियोटाइड के युग्मक होते हैं, मतलब किसी डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के युग्मक बेस पेयर कहलाते हैं या बेस पेयर को दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जीनोम की। सिंपल सी एक लाइन आपको याद रखना है, अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय हैं और ये उपस्थित किस पर होते हैं, जीनों की संख्या। मतलब अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय में उपस्थित जीनों की संख्या है क्या, जीनोम। बस इतनी लाइन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी आगे आने वाले लेक्चरों में। आई होप ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाय द वे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको बच्चा कमेंट करना है, हर एक प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर जो कि कल टाइम से आ जाएगा। थैंक यू।